वैसे तो बहुत ही आसान लगती है, बट जैसे ये टर्म्स तुम्हारे आजू बाजू आते हैं ना तो पक्का दिमाग चकराता है ना। ये कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर हो ही नहीं पा रहे हैं। इस पूरे टोटल खाने के अंदर जो ये प्लांट्स ने ये जो पूरा खाना बनाया है, अब भाई प्लांट को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट सिर्फ मेहनत मजदूरी करे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। इतना आसान चीज आज तक बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे थे। अब आप बोलोगे कि मैम नंबर जरूरी है याद रखने, क्या इन्हें पूछा जाएगा? तो बेटा वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये तुमको मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस में आ सकता है। यार इकोलॉजी वैसे तो बहुत ही आसान लगती है, बट जैसे ये टर्म्स तुम्हारे आजू बाजू आते हैं ना, डिकम्पोजिशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो पक्का दिमाग चकराता है ना। ये कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर हो ही नहीं पा रहे हैं। अगर तुम भी उनमें से हो, ये कॉन्सेप्ट्स कभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो आज बिल्कुल सही जगह आके लैंड हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इकोलॉजी को इतने प्यारे तरीके से तुम्हें आज तक कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आज इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारी टर्मिनोलॉजीज होने वाली है एकदम क्लियर कट, डाउट एक भी नहीं रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ। है बड़ा प्यारा चैप्टर, तो बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज इकोसिस्टम। चलिए बेटा, सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, पहले तो यही समझ लेते हैं यार इकोसिस्टम का मतलब क्या है। हाँ, इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? सो वैसे तो मैंने पिछले वाले आपके जो वन शॉट रहा था उसमें भी आपके साथ ये टर्म डिस्कस की थी, इकोसिस्टम क्या होता है ना। ये टर्म वहां जरूर डिस्कस हुई है, लेकिन इस इकोसिस्टम के अंदर चल क्या रहा है और कैसे ये वर्कआउट करता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं बेटा, इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है हो रही है। सो इट्स अ फंक्शनल यूनिट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग कैरिड आउट हियर। और कौन कैरी आउट कर रहा है बेटा? यहाँ लिविंग बीइंग्स भी हैं और नॉन लिविंग चीजें भी हैं। इन दोनों के बीच में ही कुछ कुछ इंटरेक्शन चलता है और इसी तरह एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो देख लो इसकी क्या डेफिनेशन है। इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग्स देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसा कि हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में भी देखा था कि वहां पे देयर इज अ इंटरेक्शन अमंग्स द लिविंग बीइंग्स, जिसको हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करके एक अलग से टॉपिक भी पढ़ा था, राइट। एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, और साथ साथ सराउंडिंग जितना भी फिजिकल आपका एनवायरनमेंट है उसके साथ भी ये इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा इंटरेक्शन चल रहा है, इन्हीं के थ्रू ये सारे इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाते हैं। इनको आपस में, लिविंग बीइंग्स को भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, एंड साथ ही साथ ये नॉन लिविंग के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। एंड दिस इज हाउ दिस एंटायर इकोसिस्टम फंक्शंस। क्लियर हुई? ये बात क्लियर हो गई है ना, डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। तो चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, के कितने टाइप्स रहते हैं आपके इकोसिस्टम के, राइट। सो हमारे पास में सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जो कि है एक लैंड पे इकोसिस्टम। तो यार लैंड पे क्या क्या इकोसिस्टम है हमारे पास? लैंड में ऑब्वियसली हमारे पास रहते हैं, वी हैव डेजर्ट्स, ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स। ये सारी चीजें क्या है? ये सब लैंड पे है, ठीक है, राइट। ये सब क्या है? लैंड पे है। कमिंग ऑन टू द एक्वाटिक, जो पानी में रहता है। तो एक्वाटिक बोले तो यार हमारे पास में लेक्स है, ठीक है, रिवर है, ओशन है, ये सारी चीजें है, राइट। देन कमिंग ऑन टू द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो अब हमारे पास इकोसिस्टम के और भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि वी हैव नेचुरल एंड वी हैव आर्टिफिशियल। ठीक है, हमारे पास नेचुरल भी है, हमारे पास आर्टिफिशियल भी है। ठीक है, तो नेचुरल की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल में हमारे पास क्या है? नेचुरल में हमारे पास क्या है? नेचुरल में है हमारे पास में आपके पास ये जितने भी अभी तक हमने ये मेंशन किया है, दे ऑल कम इन नेचुरल। आपके डेजर्ट्स भी नेचुरली बने हुए हैं, ठीक है, आपके फॉरेस्ट भी नेचुरली बने हुए हैं, आपके ग्रासलैंड्स, लेक्स, दीज आर ऑल नेचुरल। ठीक है, लेक्स, हालांकि कुछ कुछ लेक्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल भी रहते हैं आजकल, है ना। आजकल तो आर्टिफिशियल लेक्स भी बनते हैं, राइट। आर्टिफिशियल क्या है? जो मैन मेड है। ठीक है, नेचुरल जो नेचुरली है, हमेशा से
नेचर में वो प्रेजेंट था या नेचर के द्वारा ही बना है, लेकिन आर्टिफिशियल क्या मैन मेड है जिसको इंसान ने बनाया है। जैसे कि अभी मैंने तुमको बताया हमारे पास होते हैं कुछ आर्टिफिशियल लेक्स, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं। इसके अलावा इरिगेशन फील्ड्स, एग्रीकल्चरल लैंड जिनको बोलते हैं, ठीक है, क्या है, इरिगेशन फील्ड्स। देन इसके अलावा एक्वेरियम, भाई आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, एक्वेरियम के अंदर आपको पूरा प्रॉपर इकोसिस्टम दिखता है, उसमें पानी है, उसमें छोटे छोटे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उसमें एक्वाटिक एनिमल्स हैं, आपकी फिशेस होती हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बट दैट इज ऑल मैन मेड, है ना, है तो पूरा मैन मेड। तो यस, ये सारे आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स है। तो इस तरह के हमारे इकोसिस्टम है, कुछ लैंड पे है, कुछ पानी में है, और उसमें भी कुछ नेचुरल है और कुछ क्या है, मैन मेड है। इतनी बात सबको समझ में आई? अब आगे आ जाओ। नाउ सो इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो वहां पे अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू टर्म्स देयर, ठीक है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर अगर हम समझे तो वहां पे दो चीजें इन्वॉल्व है। वन इज की स्पीशीज का कॉम्पोजिशन कैसा है, कि भाई कौन कौन सी स्पीशीज है, जैसे यहाँ पे आपको हाथी दिख रहा है, डियर दिख रहा है, जिराफ दिख रहा है, ठीक है, बर्ड्स दिख रही हैं, ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रास है। सो ये अलग अलग तरह की स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ दैट इकोसिस्टम, क्योंकि हर इकोसिस्टम में हर तरह की स्पीशीज नहीं पाई जाती। अगर बात करते हैं डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स में हमको कैसे एनिमल्स मिलते हैं, हमको कैमल मिलता है, राइट, लेकिन क्या कैमल हमको नॉर्मली एक्वाटिक एनिमल होता है, एक्वाटिक वाटर में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, उस इकोसिस्टम में हमें कैमल नहीं मिलेगा। पोलर रीजन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हर एक एनिमल का या फिर प्लांट का जो स्पीशीज है, या इवन इंसेक्ट, कोई भी जो लिविंग स्पीशीज है, लिविंग बीइंग का जो भी स्पीशीज होता है, वो उसकी इकोसिस्टम का स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, वही डिफाइन करता है उस इकोसिस्टम को, ठीक है। किस तरह की स्पीशीज वहां प्रेजेंट है, उसी से एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज है आपकी स्ट्रैटिफिकेशन, कि वहां पे क्या लेयर्स हैं। सो हर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट स्ट्रैटा होता है, जिसमें अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग चीजें, अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो यस, इफ वी टॉक अबाउट, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो एक रेन फॉरेस्ट का बेटा एग्जाम्पल दिया गया है। सो रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रैटा क्या है, बेसिकली the layers, right, the horizontal layers. If we divide the entire ecosystem into horizontal layers, that is the different strata, and इस process को बोलते हैं stratification। तो यहाँ पे stratification एक रेन फॉरेस्ट का किया गया है। तो अगर आप देखिए, जो बिल्कुल लोएस्ट स्ट्राटा है वो ऑक्यूपाई करता है आपकी ऑब्वियसली ग्रासेस, ठीक है, जो वहां पूरा मैदान है वो घास से घेरा हुआ है, वो पूरा का पूरा जो मैदान है वो ग्रास से ऑक्यूपाइड है, दैट इज फॉर्मिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है, वो क्या हो गया, वो फॉरेस्ट फ्लोर हो गया। फिर उसके बाद जो उससे ऊपर वाला स्ट्रैटा है, यहाँ पे अंडर स्टोरी लेयर है, जहाँ पे थोड़े छोटे ट्रीज या फिर हम कह सकते हैं कुछ बुशेस आएंगी, ठीक है, क्योंकि बुशेस का जो हाइट होता है वो कंपैरेटिवली ग्रासेस से ऊपर आता है, तो कोई छोटे ट्रीज या बुशेस। उसके बाद आती है आपकी कैनोपी लेयर, जहाँ पे थिक डेंस कैनोपी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्होंने पूरा उनका जो भी कैनोपी, पता है ना क्या होता है, पेड़ का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्होंने पूरा कैनोपी से घेरा हुआ है, वो पूरा हिस्सा जो है पेड़ों से ऑक्यूपाइड है, पेड़ों की कैनोपी से ऑक्यूपाइड है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द कैनोपी लेयर। एंड लास्ट आती है एमर्जेंट लेयर, जो इस कैनोपी से भी आगे निकल चुकी है ना। तो अगर ये इस कैनोपी से भी कुछ और आगे कोई ऐसे पेड़ है, कोई और जो लंबे पेड़ है, एक्सट्रीमली टॉल ट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, वो इस कैनोपी से भी बाहर आ जाते हैं, और उस स्ट्रेटा को हम बोलते हैं एमर्जेंट लेयर, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द एनी इकोसिस्टम इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास, एंड दिस इज नोन एज द स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। बस ये टर्म्स तुमको समझ में आनी चाहिए, ज्यादा इनसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शन, कि अब इकोसिस्टम की अब हम फंक्शनैलिटी को समझते हैं, कि कोई भी इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, मतलब एक इकोसिस्टम चल कैसे रहा है। जैसे इकोसिस्टम आप एक घर की तरह मानिए,
इकोसिस्टम क्या है, घर की तरह है। अब घर में रहने वाले जो लोग हैं वो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इकोसिस्टम में जो लिविंग बींग्स हैं वो कैसे हैं, घर के मेंबर्स की तरह है, ठीक है। और जैसे हम हैं, हम अगर घर में रह रहे हैं तो भाई यार हमको घर में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमें अपने कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन की जरूरत है, हमें अगर खाना कुक करना है तो हमें गैस की जरूरत है, सिलेंडर की जरूरत है, ठीक है। सिमिलरली वी आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर हाउस व्हिच इज इनएनिमेट, राइट। वो कैसे है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इकोसिस्टम में भी लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग चीजों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपनी दिनचर्या निकालने के लिए, टू कैरी आउट द फंक्शनैलिटीज। एंड दिस इज हाउ एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, बिल्कुल एक घर की तरह। जैसे घर के मेंबर्स हैं वो नॉन लिविंग चीजों पे भी डिपेंडेंट है और आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे घर में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स भी अपने किसी ना किसी रीजन से बच्चों पे डिपेंडेंट है, मतलब सब एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे होते हैं ना। सो यस, बिल्कुल एक घर समझो आप कि इकोसिस्टम क्या है, एक घर की तरह है। अब वो फंक्शन कैसे कर रहा है वो हमको समझना है। अब जैसे हम घर को देखना चाह रहे हैं कि भाई इस घर का कैसे चलता है, कैसा गुजारा चल रहा है ना, तो हम क्या देखेंगे, अच्छा यहाँ मम्मी और पापा कमा रहे हैं, ठीक है जी। बच्चे इनके बड़े हो चुके हैं, एक बच्चा अब्रॉड चला गया, ठीक है बहुत बढ़िया, तो वहां से भी कुछ पैसे भेज दे रहा है, ठीक है। एक दूसरा बच्चा है वो अभी कॉलेज में है, वो अभी स्टूडेंट स्टेज में है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस है, दिस इज हाउ दे आर कैरिंग आउट देयर लिविंग, ठीक है। हम ऐसे किसी भी घर का अंदाजा लगाते हैं ना कि अच्छा इनका घर कैसे चल रहा है, राइट। तो बिल्कुल ऐसी तरह हमें ये देखना है कि एक इकोसिस्टम कैसे चल रहा है, समझ गए। तो आइए चलो देखते हैं एक इकोसिस्टम कैसे चलता है, कैसे वहां पे हर एक लिविंग बीइंग की जरूरतें पूरी होती हैं, कैसे उनको खाना मिलता है ना, कैसे वो सरवाइव करते हैं। अल्टीमेटली यहाँ बात हो रही है सिर्फ खाने की और जगह, रहने की जगह की। जैसे इंसान की बेसिक चीज क्या है, रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल उसी तरह अगर हम बाकी लिविंग बींग्स पे जाएं, जो एनिमल्स होते हैं उनको तो कपड़ा भी नहीं चाहिए, उनका है सिर्फ द स्पेस टू लिव, है ना, मकान भी नहीं चाहिए, दे जस्ट नीड सम स्पेस, सम हैबिटेट एंड फूड टू लिव, दैट्स ऑल। उनको कपड़ा भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक ऑफ एनी लिविंग बींग, राइट। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द प्रोडक्टिविटी, जो कि मेन सोर्स रहता है किसी भी लिविंग बीइंग के खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए। क्या है प्रोडक्टिविटी, यानी खाना बनाना। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस फूड। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं हम लोग, टू प्रोड्यूस फूड, कि खाना कैसे बनता है यार, ठीक है, खाना कैसे बन रहा है। तो यहाँ खाना बेटा बना कौन रहा है, इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम के अंदर जो मेन काम है खाना बनाने का। जैसे हमारे घर में हम मेन काम खाना बनाने का मम्मियों को दे देते हैं, हालांकि अभी सोसाइटी बहुत बदल रही है, अब मेल फीमेल कुछ नहीं रहा है ऐसा, अभी मम्मी पापा दोनों खाना बनाते हैं। बट इन जनरल लेट्स अभी थोड़ा सिंपल रखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो जैसे वहां पे हमने मम्मी को खाना बनाने का काम दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन प्रोडक्टिविटी हमने क्या किया, हमने खाना बनाने का काम दिया हुआ है किसको, ग्रीन प्लांट्स को। किसको दिया है बेटा, ग्रीन प्लांट्स को दिया हुआ है। अब ये ग्रीन प्लांट्स क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगी। कैसे बनाती हैं, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सनलाइट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही रहता है, ठीक है। सनलाइट को यूज करते हैं और यहाँ से जो भी एनर्जी आती है उसको, उस लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ दे मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है, यस और नो, हाँ ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है मैम। हाँ तो बिल्कुल सही बात है भाई, वही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, सोर्स ऑफ एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन किया, दैट इज सनलाइट का सही यूटिलाइजेशन करके उससे खाना बनाया है। तो मेन जो प्रोड्यूसर होते हैं बेटा किसी भी इकोसिस्टम में, जो मेन प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो इनको क्या दर्जा दिया गया है, प्रोड्यूसर का दर्जा दिया गया है, ये है प्रोड्यूसर। इनका काम है खाना बनाना, प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, खाना बनाना। तो ये क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं।
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं। प्रोड्यूसर आर प्रोड्यूसिंग द फूड, ठीक है, दीज आर मेकिंग द सिंथेसाइजिंग द फूड, राइट। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब आगे, सो कितना खाना बन रहा है, ठीक है बेटा, कितना खाना बन रहा है, इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोमास, है ना। कितना खाना बन रहा है इन टर्म्स ऑफ बायोमास एंड पर यूनिट टाइम। अगर हम उस कितना खाना बना है पर यूनिट टाइम, ये हुई उन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी को हम मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, बेसिकली इट्स द रेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम। कोई भी चीज को अगर हम इन टर्म्स ऑफ टाइम मेजर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेट, है ना। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, खाना किस रेट पे बन रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना खाना बन रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ये क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ गई सबको, है ना। अब इसी में हम दो चीजें पढ़ेंगे आगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अभी आप मेन थोड़ा समझते हुए चलिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है इकोसिस्टम के अंदर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम इज द डिकम्पोजिशन। देखो, एक साइकिल इकोसिस्टम में रहती है जहां पे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, हर एक लिविंग बींग का एक लाइफ स्पैन होता है और उस लाइफ स्पैन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। सो एवरी लिविंग बींग हैज टू डाई आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, तो बेटा मरने के बाद में जब वो डेथ हो जाती है, जब वो डेड, अब चाहे प्लांट्स की बात कर लो चाहे एनिमल्स की बात करो, प्लांट भी डेड होता है एक टाइम के बाद, उसकी लीव्स झड़ने लगती हैं, है ना, पत्तियां झड़ झड़ के नीचे गिरने लगती है। सो एक टाइम के बाद प्लांट भी डेड हो जाता है, एनिमल भी डेड हो जाते हैं, एंड ऑल दैट डेड रिमेन्स, वो सारा आ जाता है मिट्टी पे, वो सारा डेड रिमेन्स मिट्टी के ऊपर आके गिर जाता है एंड अल्टीमेटली वो धंस जाता है कहाँ पे, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर चला जाएगा। एंड बेटा फिर उसी सॉइल में से वो सारा जितना भी उन ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिएंट्स था वो सारा सॉइल में चला जाता है। फिर उसी सॉइल के ऊपर फिर कोई नया प्लांट ग्रो करता है, उसी न्यूट्रिएंट को यूज करेगा और फिर से प्लांट बन जाएगा और फिर वही प्लांट प्रोड्यूसर बन जाएगा, फिर से उस न्यूट्रिएंट को आगे पास ऑन करता रहेगा, फिर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। एंड ये एक साइक्लिक इवेंट हो जाता है किसी भी इकोसिस्टम का। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन क्या है मैम, डीकम्पोजिशन बेटा वही मेन इवेंट है जो हमने बात की कि जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके नीचे जमीन पे गिर जाते हैं तो वो ऐसे पड़े नहीं रहते, उनको करना पड़ता है डिकम्पोज, ठीक है। तो उसको मिट्टी में मिलाने के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को पुटिंग बैक इनटू द सॉइल, यही काम किसका होता है, हमारे डीकम्पोजर्स का। सो यहाँ आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जिनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं एंड दे कैरी आउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन जहाँ पे डेड एंड डीकेड मैटर इज डिकम्पोज्ड, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि इसका हमें क्या करना है, बेसिकली नाउ वी हैव टू take away all the nutrients from it and put it back into the soil and इसके पीछे बहुत सारे steps involved होते हैं, है ना। ये सिंगल स्टेप में डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो इसी डिकम्पोजिशन को आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, what all steps are there। एंड बेटा यहाँ से भी काफी सवाल आते हैं, तो सवाल यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, यहाँ से, इनफैक्ट इन सबसे सवाल बनते हैं। बस एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थोड़ा ऐसा था टॉपिक पहले जो बहुत बड़ा टॉपिक रहता था, लेकिन नाउ अभी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में से काफी सारी आपकी साइकिल्स हट भी चुकी है, तो इसको अभी बहुत ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ना भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, जितना एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, हम हर एक साइकिल को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया एनर्जी फ्लो। अब किसी भी इकोसिस्टम को सरवाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, वहां पे एनर्जी जो कि फूड के फॉर्म में आती है वो कैसे आ रही है, वो फ्लो करती है थ्रू आउट द सिस्टम, वो एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। वो कैसे फ्लो करती है, सबसे पहले आपका सन से वो एनर्जी प्लांट्स के पास जाती है, प्लांट्स उससे खाना बनाते हैं, तो इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इसके बाद वो सारा खाना
जो भी यहाँ पे बना है वो प्लांट्स तो खाएंगे ही खाएंगे अपने आप के सर्वाइवल के लिए, लेकिन इन प्लांट्स को भी आगे फर्दर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके हर्बीवोर्स इनको खा लेते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स इनको खा लेंगे तो यहाँ पे जो थोड़ा सा न्यूट्रिशन है वो इनके पास भी आ जाएगा, एंड इसको बोला जाता है दिस इज द कंज्यूमर, ठीक है। ये अगर प्रोड्यूसर है तो ये कंज्यूमर है, ये डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है तो ये कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है। एंड फर्दर बेटा इस हर्बीवोर को आगे और कौन खा लेता है, इसको कार्निवोर खा लेते हैं, है कि नहीं। ये छोटी सी चेन तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, राइट। एंड अब क्या हुआ इस कंडीशन में, क्या हुआ, ये मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया, ये मेरा प्राइमरी कंज्यूमर था लेकिन ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये भी तो कंज्यूमर ही है ना। तो प्रोड्यूसर मेरे केवल प्लांट्स रहते हैं, इसके बाद आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहने वाले हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर्स है। अब इस पूरे थ्रू आउट दिस चेन क्या हुआ है, एनर्जी का फ्लो चला है, एनर्जी जो यहाँ पे थी सन के पास, फिर वो प्लांट्स के पास गई, प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स। सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज बीइंग फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन अ फूड चेन। सो ये जो एनर्जी फ्लो है ये आपका दो तरीके से चलता है, एक तो सिंपल ये तरीका रहता है जिसको हम फूड चेन कहते हैं, बट अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में एक्चुअली फूड चेन जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। कभी भी एक सिंगल फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि कभी भी आप देख सकते हो इस हर्बीवोर को कोई दूसरा एनिमल भी खा सकता था, इस प्लांट को कोई दूसरा एनिमल भी खा सकता था, है ना। तो इसलिए आपकी कभी भी एक कोई सिंगल फूड चेन नहीं होती है, ये सारी की सारी फूड चेन्स हमेशा ही इंटरकनेक्टेड होती है, एंड हेंस दे आर फॉर्मिंग अनदर फंक्शनैलिटी ऑफ योर इकोसिस्टम जहां पे एनर्जी फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं फूड वेब, जहां पे बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती है, एंड देयर आल्सो द एनर्जी इज फ्लोइंग। सो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में दो तरीके से कर रहा है, कौन सा तरीका है, सबसे पहला है फूड चेन एंड दूसरा है फूड वेब। ये बात सबको समझ में आ गई है। नाउ लास्ट आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है बच्चे, अब देखो मैंने आपको बोला कि जैसे कि और आपके प्लांट्स एनिमल्स थे वो डेड हो गए, फिर सॉइल में चली गई सारा न्यूट्रिएंट, फिर उसके बाद वापस से वहां से कोई एक नया बीज था उसने ग्रो किया, वो सारा न्यूट्रिएंट लिया एंड फिर से एक और प्लांट बन गया। तो आपने देखा यहाँ ही पे तो एक न्यूट्रिएंट साइकिल बन गई ना। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स मेरे पास ओरिजिनली प्लांट्स में थे वो मर गया, फिर मिट्टी में गया, फिर वापस से एक दूसरे नए प्लांट। सो अल्टीमेटली आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं इकोसिस्टम के अंदर, है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनकी साइक्लिंग होती है। कोई भी लिविंग बीइंग बहुत लंबे समय के लिए नहीं जीता है, उसकी डेथ होगी होगी, और डेथ होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स किसी ना किसी फॉर्म में वापस से आपके या तो एटमॉस्फेयर में आ जाता है या फिर सॉइल में चला जाता है। एंड इस तरह की जो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल्स चलती है इसी को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं, ठीक है। कार्बन की भी साइक्लिंग होती है, नाइट्रोजन की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है, सल्फर की भी होती है, हर किसी की न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। क्लियर हो गई बात, डन, ठीक है। चल, सो ऑल ऑफ दीज टुगेदर, ये सारे के सारे चीजें मिल के हमारे इकोसिस्टम को चला रही है। एक इकोसिस्टम फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। आ जाओ, अब आते हैं, पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं एक पॉन्ड इकोसिस्टम की, जो कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम भी है। सो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रहेगी, डिकम्पोजिशन रहेगा, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चारों चीजें मिलके एक पॉन्ड इकोसिस्टम को चलाएंगी, है ना। कोई भी इकोसिस्टम को यही चारों चीजें चला रही है तो सिमिलरली पॉन्ड इकोसिस्टम को भी यही चलाएगा। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे, जो खाना बना रहे हैं, ऑब्वियसली दोस आर योर प्रोड्यूसर्स, एंड ये मोस्टली क्या रहते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स बोले तो these are your green plants which are capable of making their own food. Auto means self and troughs means the food, ठीक है। तो खुद से अपना खाना कौन बनाता है, केवल ग्रीन प्लांट्स ही बना पाते हैं, ठीक है। So most of the plants are green only, they have chlorophyll in them, hence they are autotrophs, right। कंज्यूमर्स आते हैं फिर नेक्स्ट, कंज्यूमर्स हमेशा आपके प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, एंड हेंस ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो क्या है, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, जो किसी ना किसी तरीके से आपके प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड, राइट। लास्टली आते हैं डिकम्पोजर्स।
डिकम्पोजर्स भी हेट्रोट्रॉफी, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है वो हेट्रोट्रॉफी है। अब इस हेट्रोट्रॉफ के भी कई मोड्स आते हैं, आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है पहले, है ना, 11वीं कक्षा में सब पढ़ा हुआ है। आपके पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कई तरह के हैं, जैसे कि यू हैव योर, आपके पास रहता है पैरासिटिक मोड रहता है जिसमें आप एक होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, या आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हो, या फिर आप एक डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हो, आप सैप्रोफाइट बन जाते हो जिससे आप डेड और डीकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, राइट। हाँ, तो यही मेथड्स होते हैं बेटा डिकम्पोजिशन के, हेट्रोट्रॉफ्स के, सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो इसमें जो डिकम्पोजर है वो भी क्या है, वो भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो कर रहा है, ठीक है। तो डीकंपोजर भी क्या कर रहा है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो कर रहा है, एंड हेंस इट इज आल्सो अ हेट्रोट्रॉफ। एंड डीकंपोजर्स के एग्जांपल हमारे पास क्या क्या होते हैं, ये सब आपने क्लास 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया और फंगस तो मिलके सबसे बड़े वाले हमारे डीकंपोजर्स हैं। इनफैक्ट दे बोथ टुगेदर आर द मेजर डीकंपोजर्स इन द एंटायर इकोसिस्टम, चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ फ्लैजेलेट्स भी होते हैं जो आपके डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। डन हो गया, चलो अब प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज अ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है, मैंने बताया प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड है। सिंपल सिंपल भाषा में अगर बताओ प्रोडक्टिविटी क्या है, तो किस रेट पे आपके ग्रीन प्लांट्स खाना बना रहे हैं वो है प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आई। सो प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम, इट इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। एंड वो जो प्रोडक्शन है वो हम कैसे मेजर करते हैं, हम उसका बायोमास देखते हैं कि कितना बायोमास ऑफ न्यूट्रिएंट या कितना बायोमास ऑफ फूड जो है वो ग्रीन प्लांट ने बनाया है। बात समझ में आई भाई, खाना कितना बनाया है ये हमें देखना है। तो कितना को मेजर कैसे कर रहे हैं हम, बायोमास उसका मेजर करते हैं, ठीक है। नाउ प्राइमरी प्रोडक्शन द इज, नाउ इसमें हमारे पास अब दो टर्म्स आती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब पहले आप प्राइमरी प्रोडक्शन समझिए, उसके बाद प्रोडक्टिविटी पे आएंगे। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ द बायोमास और द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। सो व्हाट इज एक्चुअली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है, ये वो खाना है, इनफैक्ट हम बोलते हैं दिस इज द टोटल फूड, इट्स बेसिकली द टोटल फूड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय, टोटल फूड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स ने टोटल, इन टोटल जो भी पूरा खाना बनाया है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर टोटल जितना भी बायोमास ऑफ फूड प्रोड्यूस हुआ है ना, जितना भी टोटल फूड प्रोड्यूस हुआ है, एंड ऑब्वियसली ये जो टोटल फूड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम बायोमास के टर्म में मेजर करते हैं। तो जितना भी टोटल फूड प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हमने बोला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई, यस और नो, ठीक है। ये क्या हो जाती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में देयर इज अ टर्म नोन एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो टोटल प्रोडक्शन हमने बोला है, जो भी खाना ये प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली दिस इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, जो ओवरऑल वहां खाना प्रोड्यूस हुआ है इसको हम बोलते हैं, इसको हम खाली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना बोल के हम बोलते हैं दिस इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये वो रेट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, है ना, जो टोटल इन टोटल वहां पे प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है। अब
इस पूरे टोटल खाने के अंदर जो ये प्लांट्स ने ये जो पूरा खाना बनाया है, अब भाई प्लांट को भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट से मेहनत मजदूरी करे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है। ये सीख लो तुम, एक सीख है ये तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे प्लांट भी खाना बना रहा है तो अपने लिए कुछ ना कुछ रखता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों को देने से पहले अपने लिए कुछ चीजें संभाल के रखनी होती है, चाहे वो पैसा हो, खाना हो या हमारे इमोशंस हो। ठीक है, तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा करने से पहले हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो सेल्फिश होना जो है ना, वो एक गुनाह नहीं है। दैट इज जब तक तुम अपनी पूर्ति नहीं करोगे तुम किसी और को देने लायक बनोगे भी नहीं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम किसी दोस्त की मदद करने जाते हो, है ना, तुम सोच रहे हो यार कोई नहीं यार दोस्त का बर्थडे पार्टी है और अभी 4 दिन बाद तुम्हारा कोई एग्जाम है, तो तुम बर्थडे पार्टी को अभी थोड़ा टाइम के लिए तुम अवॉइड कर सकते हो। अभी तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा एग्जाम है। तुम नहीं बनाओगे उसका बर्थडे, कोई और बनाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे बिना वो बर्थडे नहीं बनाएगा, लेकिन इस टाइम पे तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अभी तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने एग्जाम पे फोकस करना पड़ेगा। तो सेल्फिश होना ना गुनाह नहीं है। कभी कभी हमें अपनी लाइफ के सक्सेस के लिए, अपने भले के लिए सेल्फिश होना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में ना बेटा याद रखना, तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई और दूसरा बंदा साथ नहीं देगा। जितना तुम अपना साथ दे सकते हो ना, तुम आज अच्छा कर रहे हो सब तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम अपनी करियर में पीछे रह जाओगे, है ना, तुम कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर पाओगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। इनफैक्ट एक टाइम के बाद पेरेंट्स भी साथ छोड़ देते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम 25 के हो जाओगे, है ना, अभी तो चलो यंग हो, पेरेंट्स सपोर्ट करते रहेंगे। तुम ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, और बच्चों की नौकरियां भी लग गई हैं, सब इधर उधर चले गए, कमा रहे हैं, तो पेरेंट्स भी साथ छोड़ देते हैं बेटा, ये फैक्ट है। So you have to stand on your own feet and be independent in this world, because world is very 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 selfish and you have to be also one. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ बुरा करना है, बट आई एम जस्ट सेइंग अपने बारे में सोचो, तब तुम किसी और का भला करने के लायक बनोगे। पहले अपने बारे में सोचो। चलो ठीक है, तो प्लांट से हमें एक सीख मिल गई भाई। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सो अब देखो, मैंने क्या बोला कि टोटल जो बना है वो है जीपीपी, वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो टोटल फूड बना है। अब बेटा प्लांट को भी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ थोड़ा बहुत बायोमास चाहिए है, जिसको वो यूज करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर मैम जो भी हमारी बॉडी में फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। यस और नो? तो बेटा वो फूड, वो न्यूट्रिएंट, वो बायोमास प्लांट अपने लिए भी यूज करेगी, क्योंकि रिस्पायर तो उसको भी करना है ना, रेस्पिरेशन तो वो भी करेगा। सो हेंस जो भी बायोमास प्लांट ने अपने लिए यूज कर लिया, जितना बायोमास थोड़ा बहुत वहां पे प्लांट ने अपने लिए यूज कर लिया, उसको बोला जाता है आर, दैट इज द रेस्पिरेटरी लॉस। ये आर क्या है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। ये वो बायोमास है, ठीक है, जो प्लांट्स ने अपने लिए यूज किया है फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये प्लांट्स ने अपने लिए यूज किया फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन। नाउ टोटल कितना था, टोटल बायोमास कितना प्रोड्यूस हुआ था, टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड इज जीपीपी, ये होता है जीपीपी। ठीक है, और जो प्लांट ने अपने लिए यूज कर लिया वो क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस। अब जो बच गया, द लेफ्ट ओवर बायोमास फॉर द नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और वी कैन से फॉर द कंज्यूमर्स। अब जो भी बायोमास बचा है कंज्यूमर्स के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसको बोला जाता है एनपीपी, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आई बेटा? क्या है डेफिनेशन सुन लो एक बार नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास, जो बच गया है बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। अब जो हेट्रोट्रॉफ की कंजम्पशन के लिए जो भी बायोमास बचा है, दैट इज योर एनपीपी। बात समझ में आ गई? सो हेंस वी कैन से व्हाट इज एनपीपी, हाउ वी आर गोइंग टू explain it with the help of this equation. So NPP is simply GPP minus R.
ठीक है। तो जो भी टोटल हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस के लिए प्लांट्स ने अपने लिए यूज कर लिया, उसके बाद जो बच गया है वो है एनपीपी, दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द लेफ्ट ओवर बायोमास फॉर द कंज्यूमर्स। बात क्लियर हो गई? ये इक्वेशन समझ में आ गई? यस और नो? एनपीपी जीपीपी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये इक्वेशन सबको क्लियर है? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे तुमको फंसा फंसा के सवाल पूछ लेते हैं, यही बच्चों को समझ नहीं आ रहा था आज तक। व्हाट इज जीपीपी माइनस, व्हाट इज जीपीपी माइनस आर, दैट इज योर एनपीपी। सिंपली ऐसे समझो भाई, मम्मी ने घर पे खाना बनाया, ठीक है। मम्मी ने क्या बनाया? मम्मी ने घर में बनाया खाना। मम्मी ने बनाई 10 रोटियां, ठीक है। मम्मी ने टोटल रोटी कितनी बनाई? टोटल रोटी मम्मी ने बनाई 10, ठीक है। मम्मी क्या है? प्रोड्यूसर है ऑब्वियसली, क्योंकि मम्मी खाना बना रही है। तो टोटल रोटी जो बनी है 10, वो हमारा है जीपीपी, ठीक है। टोटल खाना मेरा बना है 10 रोटी। अब उसमें से मम्मी यार खुद भी यूज करेंगी, खुद भी कुछ खाएंगी, है ना। मम्मी तो भूखी नहीं रह सकती ना, मम्मी भी कुछ खाएंगी। मम्मी ने कितना खा लिया वहां पे? मम्मी का रोटी कितना रहा? मम्मी बहुत कम खाती है ना, मम्मी सोचती है कि यार हमारा 1-2 रोटी में हो जाता है, ठीक है, बाकी बच्चा खा लेगा। तो ये जो मम्मी ने रोटी खाई है अपने लिए, जो मम्मी ने अपनी एनर्जी के लिए यहाँ से यूज किया 2 रोटी, दैट इज आर। अब लेफ्ट ओवर जो बच गया है, लेफ्ट ओवर रोटी जो बाकी बाकी घर वालों के लिए, फॉर द एंटायर फैमिली, यानी बाकी लोगों के लिए जो बच गया है वो है 8 रोटियां। ये क्या है? एनपीपी। बात समझ में आ गई? सिंपल। कुछ था इसमें? इतना आसान चीज आज तक बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे थे। समझ गए भाई? सबको आ गया ना समझ में? चले आगे। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी अब तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, जो लेफ्ट ओवर बायोमास बचा है, ठीक है, लेफ्ट ओवर जो बायोमास बचा, जो एनपीपी बचा कंज्यूमर्स के लिए, अब बेटा उससे वो भी कुछ बनाएंगे, वो भी अपनी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है अब इन द विजन। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो रेट है, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी मतलब प्रोड्यूसर्स ही अपनी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, हर किसी की बॉडी में बनता है। प्रोड्यूसर की में बना है, उसको हर्बीवोर ने खा लिया, हर्बीवोर खाएगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबोलाइज करके फिर उसकी बॉडी में कुछ नए न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, यू अंडरस्टैंड। फिर कार्निवोर आके उसको खा लेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो जो आपके प्रोड्यूसर ने बनाया था, प्लांट ने बनाया था, और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर वहां एनपीपी बचा था उसको खा लिया हर्बीवोर ने। हर्बीवोर ने उसका सारा एनपीपी खा लिया, ठीक है, उसको एनपीपी मिला, उसने एनपीपी खा लिया, बट वो डायरेक्ट एनपीपी को यूज नहीं कर सकता। अब उस एनपीपी से, उस बायोमास से उसको अपनी बॉडी में भी कुछ नए उसको मेटाबोलाइज करके नए न्यूट्रिएंट्स बनाने पड़ते हैं। वो अगेन एक और प्रोडक्टिविटी अब हर्बीवोर की बॉडी में चल रही है, या जो भी कह लो कंज्यूमर के, फर्स्ट कंज्यूमर की बॉडी में चल रही है। तो यहाँ पे जो भी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, अब जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर इस कंज्यूमर की बॉडी के अंदर चल रहा है, जो भी नया ऑर्गेनिक मैटर इस कंज्यूमर की बॉडी के अंदर बन रहा है, दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ में आया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी समझ में आया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर जीपीपी और एनपीपी में डिफरेंस समझ में आया, वहां पे आर का, रेस्पिरेटरी लॉस का क्या फंक्शन है समझ में आ गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब तुम सारा का सारा पेपर बहुत मस्त आसानी से करके आ सकते हो। चलो जी, तो ये देख लो यार, ये हमारे सारे कंज्यूमर्स ही हैं, अलग अलग लेवल पे है। तो यहाँ पे बेटा ये हमारे प्राइमरी कार्निवोर, ये हर्बीवोर्स हैं, ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ये प्राइमरी कार्निवोर्स है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है, ये टर्शरी कार्निवोर्स हैं। अब देख लो फूड चेन कितनी लंबी जाती है, एंड हर एक लेवल पे नया न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब आप देखो हो क्या रहा है, यहाँ पहले प्लांट्स ने कुछ प्रोडक्टिविटी की है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनपीपी
कम हो क्या है, क्योंकि इसने कुछ यूज किया, आगे वो कम एनर्जी गया, अब उससे भी वो अपना कुछ नया मेटाबोलाइट बनाएगा, तो इनको कम एनर्जी मिल रही है प्लांट्स के कंपैरिजन में। सिमिलरली ये इसको जब खाएगा तो यहाँ पे वो एनर्जी और कम हो जाएगी, ये आगे जाएगा तो एनर्जी और कम। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जब हम ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी कम होती है एंड जो एनर्जी वहां पे जा रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल में वो भी रिड्यूस होता चला जाता है। इनफैक्ट अभी आगे आप पढ़ोगे कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जा पाती है। 10% लॉ इसको कहा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे ये, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। आ जाओ एक लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स बताने वाली हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम नंबर्स जरूरी है याद रखने, क्या इन्हें पूछा जाएगा? तो बेटा वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये तुमको मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो तुमसे याद करने के लिए कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बट ये एक्सपेक्टेशन जरूर है कि तुमने एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ी है और तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने इस तरह का एक पीवाईक्यू पहले देखा हुआ है जहां पे सिर्फ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था एंड ये वहां पे नंबर्स मेंशन थे। तो ये है क्या एग्जैक्टली? दिस इज द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की यहाँ पे एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताई गई है। एनुअल एनपीपी ऑफ द एंटायर पूरे बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो एनुअल नेट मतलब एनुअल जो वहां पे एनपीपी रहता है वो कितना है? 170 बिलियन टन्स रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बायोमास को मेजर करते हैं वो ड्राई वेट लेते हैं, यानी उसमें मॉइस्चर काउंट नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं होता है। सो 170 बिलियन टन्स ऑफ योर ऑर्गेनिक मैटर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ पर्टिकुलर बायोस्फीयर, ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस, अब इसमें अगर हम बात करते हैं ओशंस की तो ओशंस का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम होता है, केवल 55 बिलियन कंट्रीब्यूशन ओशंस का है ना, ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर्स, क्योंकि वहां पे डीप सी में जाके आपका जो है उतना तेजी से न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल सिस्टम का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, दैट इज हैविंग 115 बिलियन टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। बस तुमको अगर मैच द फॉलोइंग आ भी गया तो ऑब्वियसली यार ओशन और टेरेस्ट्रियल का से बायोस्फीयर का कंपैरेटिवली हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि बायोस्फीयर एक पूरा बायोस्फीयर है, उसके अंदर के दो कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली कम ही होगी, है ना। और उसमें से भी हमें एक चीज क्या समझ में आई कि ओशंस का यानी एक्वाटिक वाटर बॉडीज का प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एरिया से कम रहता है। ये तुमको कैसे समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स रहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, दिमाग लगाना है तुम्हें। ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर्स दैट इज द लाइट एंड द न्यूट्रिएंट्स इन द डीप सी, इसकी वजह से ओशंस यानी एक्वाटिक वाटर बॉडीज जैसे इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास में प्रोडक्टिविटी कम रहती है। समझ गए? ठीक है, डन, डेटा डन। चलो अब ज्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे। आई एम सो सॉरी। All right students, so now coming on to the next topic, that is the decomposition. So यहाँ पे हो जाता है हमारा productivity का topic over. Coming on to the decomposition. So decomposition is the process of the conversion of complex organic matter, that is all detritus. What is detritus बेटा? डेट्रिटस क्या है? डेट्रिटस का मतलब होता है आपका डेड एंड डिकेड मैटर, ठीक है, जो मर चुके हैं लिविंग बींग्स, सड़ गल चुके हैं, डेड है, डिकेड है, वो सारी चीजों को हम डेट्रिटस कहते हैं। लेकिन मरने गलने सड़ने के बावजूद भी वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स है दे आर स्टिल प्रेजेंट, है ना, वहां का अभी भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो भर भर के है ही। अब उसको ठिकाने लगाना है, उसी को डिकम्पोजिशन बोला जाता है, ठीक है। सो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है बेटा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको वापस से हम इकोसिस्टम के अंदर ला सके। हाँ, so we want to convert it into the CO2, water and simple nutrients, ठीक है। अब ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी डेड और डीकेइंग मैटर यानी डेट्रिटस के पास है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। नाउ डेट्रिटस इज द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है? डीकम्पोजिशन होना किसके ऊपर है? डेट्रिटस के ऊपर होगा, ठीक है।
डेड डिकेड मैटर के ऊपर होगा, इंक्लूड्स द डेड प्लांट। अब इसमें है क्या क्या ये भी देख लो। सो सारा जितने भी डेड प्लांट्स के रिमेन्स है, जो प्लांट्स मर चुके हैं उसका सारा रिमेन्स इसमें रहेगा, अलोंग विद डेड लीव्स, डेड ट्विग्स, जो भी आपकी जो डंडिया, ब्रांचेस, पत्तियां, फ्रूट्स है ना जो गिर जाते हैं, जो उसको आप उतार के नहीं लाए, तो उसने कहा चलो गिर ही जाते हैं, मुझे कोई लेके नहीं जा रहा, खाना नहीं जा रहा, तो फ्लावर, तो जो भी प्लांट की चीजें गिर जाती हैं टूट टूट के, वो सब नीचे गिर जाता है और वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, डेट्रिटस बन जाएगा। इसके अलावा एनिमल्स का एक्सक्रीटा, एनिमल जो मर जाते हैं, ठीक है, उनकी डेड बॉडीज, तो लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, उनका फीसेस, ये सारी चीजें मिलके ही हमारा डेट्रिटस फॉर्म कर रही है। ये बात क्लियर होगी कि डेट्रिटस क्या है। आगे आ जाओ। नाउ डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स, अब इनके ऊपर एक्ट कौन करने वाला है, डीकम्पोजिशन करेगा कौन, तो डीकम्पोजिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जो कि क्या है, मेनली बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, तो मेन हमारे डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो डीकम्पोजिशन के काम को अंजाम देते हैं। एंड ये कौन होते हैं बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई। एंड इनमें से एक और ऑर्गेनिज्म हमारा साथ देता है जिसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, है ना, केचुए जो होते हैं, इनको फार्मर्स फ्रेंड्स भी कहा जाता है। These are also known as farmers friends. They are also responsible for the function of your decomposition. ठीक है, ये भी decomposition का काम करते हैं, right? Now let's try and understand what exactly is happening in this process. एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अरे भाई रुक जा। Yes, let's try and understand कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है बेटा, आ जाओ, इस पूरी साइकिल को अच्छे से समझते हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, कुछ अलग से मैं तुमको नहीं बता रही हूँ। इट्स ऑल गिवन, दिस डायग्राम इज गिवन इन द एनसीईआरटी। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इस डायग्राम में क्या बताना चाहा है। एक एक करके सिंपली समझते हैं। ये मेरा एक पेड़ है, मस्त सा पेड़ है, ठीक है। अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ऑब्वियसली भाई मिट्टी में ही ग्रो करता है, सबको पता है। अब क्या होता है बेटा, कभी ना कभी इसकी पत्तियां झड़ेंगी, गिरेंगी। वही हुआ यहाँ पे भी, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। ठीक है, वो उसका टाइम आ गया, मेच्योर हो चुकी है, सेनेसेंस आ गया है एंड पत्ती गिर के नीचे आ गई। ठीक है जी। नाउ अब इसको, पत्ती को कोई डायरेक्टली आपका कीड़ा भी खा सकता है, मतलब इसके फेट देख लो क्या क्या है। एक लीफ का फेट क्या हो सकता है कि नीचे कोई आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो यहाँ कैटरपिलर है जो लीफ पे फीड करते हैं, है ना, फेगोसाइटोट आपके फाइटोस मतलब प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली इसको खा सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर इसको प्लांट को कैटरपिलर खा रहा है, तो ये एक फूड चेन में एंटर कर जाएगा, जो कि क्या होगी, जो कि कैसी फूड चेन होने वाली है, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, ये कहाँ एंटर कर जाएगा, ग्रेजिंग फूड चेन में एंटर कर जाएगा, जीएफसी जिसको हम कहते हैं, राइट। ये कैटरपिलर ने लीफ को खाया, अब कैटरपिलर को कोई और ऑर्गेनिज्म, मान लो इसको बर्ड ने खा लिया, फिर उस बर्ड को स्नेक ने खा लिया, एंड दिस इज हाउ इट इज एंटरिंग अ फूड चेन। ये एक फेट हो सकता है। सो सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, जिससे वो एक फूड चेन या फूड वेब में एंटर कर जाते हैं, फूड चेन कह लो या फूड वेब में एंटर कर सकते हैं, राइट। दिस इज वन ऑफ द फेट। इसके अलावा और क्या हो सकता था कि यहाँ पे सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय द केमिकल एक्शन। ये लीफ आपका क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर मिल जाएगा, सॉइल के अंदर जाके उसकी लीचिंग हो जाएगी एंड फिर उसके ऊपर क्या आपकी ग्रो कर गई, फंगस। सो बेसिकली यहाँ पे डिकम्पोजिशन ही हुआ है। फंगस ने क्या किया है, फंगस ने डिकम्पोज ही किया है उसको। लीव्स आर पार्शियली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड हेंस दे लूज फॉर्म एंड बिकम द लिटर। अब वो धीरे धीरे क्या बनने लगी, ये पत्ती यहाँ लिटर बनने लग गई है, उसको डिकम्पोज किया जा रहा है, वहां से सारा ऑर्गेनिक मैटर को लेके उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया जा रहा है। या फिर अगर डायरेक्टली सॉइल के अंदर उसकी लीचिंग हो जा रही है केमिकल एक्शन से, है ना, कभी कभी ये भी होता है, केमिकल्स भी कुछ उस पे एक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा डीप इनटू द सॉइल, वो सारा न्यूट्रिएंट्स उसका चला जाता है, जिससे वो सॉइल कैसी हो जाती है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, हाईली फर्टाइल। नाउ एक और तरीका है
फर्दर अगर यहाँ पे इतना प्रोसेस हुआ है, इसके बाद हो सकता है उसके ऊपर एक केचुआ आके एक्ट करने लग जाए, एक अर्थवर्म आए या फिर और कोई बैक्टीरिया या और कोई दूसरे डिकम्पोजर्स आके उसकी फर्दर डिकम्पोजिशन करके यहाँ से भी उसको डायरेक्टली सॉइल में भेज सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, वो डायरेक्टली लीचिंग केमिकल एक्शन के थ्रू भी हो सकता है, या ये आपका सेम प्रोसेस आपके डिकम्पोजर्स के थ्रू भी हो सकता है। दोनों, बोथ वे इट कैन गो, राइट। अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली सारा का सारा न्यूट्रिएंट जाएगा कहाँ बेटा, जाएगा पूरा सॉइल में ही। ठीक है, कोई भी डेड डीकेइंग मैटर अल्टीमेटली जाके कहाँ मिलता है बेटा, मिट्टी में ही मिलता है, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी सड़ी गली चीज, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन इंसान, भाई इंसान मर जाता है तो क्या होता है, मिट्टी में ही राख होता है ना, चाहे उसको तुम गाड़ रहे हो चाहे उसको जला रहे हो, दोनों ही तरीकों में हो क्या रहा है, मिक्स तो मिट्टी में ही हो रहा है। ठीक है, सो यस, यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनिक रिच मैटर जो है अल्टीमेटली हमारी सॉइल जो है वो रिच हो चुकी है। अब इसी के ऊपर फिर और कोई सीड आ जाएगा, है ना, सीड्स गिरते हैं, कहीं से भी गिर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, करंट्स के थ्रू आ गए, कहीं से भी आ गए, वहां पे एक फिर से नया पेड़ ग्रो कर गया, एंड दिस इज हाउ द साइकिल इज गोइंग टू रिपीट। सो हेंस वी कैन से कि डिकम्पोजिशन इज अ पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, कह सकते हैं ना कि डिकम्पोजिशन हमारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का ही तो एक पार्ट हुआ, एक हिस्सा हुआ। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो डन हो गया, आ जाओ। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन एक ही बारी में होने वाला कोई प्रोसेस नहीं है, इसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेप्स। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो क्या है, दैट इज योर फ्रैगमेंटेशन। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डेट्रीवोर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द डेट्रिटस। तो डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, ये आपके डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, आपके डेट्रिटस को तोड़ देते हैं, है ना। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने क्या किया, उसको फ्रेगमेंट कर दिया, यानी जो पूरा आपका डेट्रिटस था वो बड़े बड़े पार्टिकल्स में था, इसने, इन डिकम्पोजर्स ने उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया। सिंपल फ्रैगमेंटेशन, फॉर्मिंग ऑफ द फ्रैगमेंट्स, सिंपली। ठीक है, सो क्या हुआ, बड़े बड़े अगर पीसेस थे उनको छोटे 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 फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, है ना, into the smaller particles, and this process is simply known as fragmentation। और मोस्टली इसको कौन कैरी आउट करता है, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स ये वाला काम करते हैं। ठीक है, चलो नाउ फ्रैगमेंटेशन हुआ, नेक्स्ट स्टेप आ गया आफ्टर फ्रैगमेंटेशन। अब जो बड़ी बड़ी चीजें थी छोटी छोटी में, जैसे जैसे हम लोगों की बॉडी में डाइजेशन होता है, सेम वैसा सा ही प्रोसेस चल रहा है ना। तो किसी भी चीज को अगर हमें पूरी तरह उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं तो पहले तो उसको तोड़ना पड़ता है, फिजिकली तोड़ना पड़ता है, फिर उस पर केमिकल एक्शंस होते हैं, सेम जैसे हमारे फूड के साथ होता है, राइट। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है, लीचिंग। लीचिंग में क्या है, लीचिंग इज द प्रोसेस इन विच, उसमें देखो कुछ ऐसे आपके पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे जो पानी में घुलने वाले हैं। ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो यार मिट्टी में पानी तो रहता ही है, क्योंकि पेड़ ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी तो होगा ही मिट्टी में, गीली तो होगी ही मिट्टी, है ना, कहीं ना कहीं। तो वो जो पानी है उसने सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल को घोल लिया, और वो घुलने की वजह से पानी के साथ साथ ही डीप इनटू द सॉइल वो जाके वहां सीप हो जाती है ना, डीप चली जाती है मिट्टी के अंदर, और वहां नीचे जाके कहीं प्रेसिपिटेट हो जाती है और अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में वहां पे बैठ जाती है जाके। क्लियर? तो ये जितना भी घुलने वाली आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ चली गई, वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर जाके सीप हो गई है एंड वहां पे प्रेसिपिटेट हो गई। क्लियर? ये क्या रहा, दिस वाज द लीचिंग प्रोसेस। यही मैंने तुमको यहाँ पे बताया था कि डायरेक्टली या तो ये हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली केमिकल एक्शन के थ्रू लीचिंग हुआ एंड आपके न्यूट्रिएंट सीधा सीधा सॉइल में चले गए। दिस इज वन ऑफ द वे, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ गया थर्ड थिंग, क्या हो रही है यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म, जहां पे
कैटाबॉलिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि अगेन ब्रेक डाउन, बट दिस टाइम ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन है ना, फिजिकल वाला ब्रेक डाउन नहीं है, फ्रैगमेंटेशन वाला नहीं है, दिस इज द मेटाबॉलिक ब्रेक डाउन, जहां पे सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अगेन छोटे 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 आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक किया जाता है थ्रू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिक एक्शन गोइंग ऑन। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक एक्शन चल रहा है, कैटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, जहां ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। तो बैक्टीरिया और फंगस के जो भी एंजाइम्स वहां सिक्रीट होते हैं, उसकी मदद से वहां पे सारे सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्जन हो जाती है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है आपका detritus का। and saprotrophs are the organisms which feed and grow on non living organic matter। सो बेसिकली ये एक तरीके से इन लोगों का खाना भी है। बैक्टीरिया और फंगस क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगस यहाँ पे आपको इस खाने को, ये नॉन लिविंग का जितना भी, सॉरी आपका ये जितना भी आपका यहाँ पे डेट्रिटस है ना, ऑर्गेनिक मैटर है जितना भी, ये इसके ऊपर फीड कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, ये इसको खाते हैं और साथ साथ में वहां पे एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे आर कैरिंग आउट द कैटाबॉलिज्म। हाउ, ये उसको तोड़ रहे हैं, वहां पे कुछ एंजाइम्स फेंक रहे हैं, एंजाइम्स के साथ साथ उनको ऑर्गेनिक मैटर उनकी बॉडी में जा रहा है जो उनको एनर्जी दे रहा है, और बदले में वहां पे वो सारा ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट भी हो रहा है, वो सारा डेट्रिटस छोटा छोटा इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट भी हो रहा है बाय अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, बाय द एंजाइमेटिक एक्शंस, एंड हेंस ये क्या हो गया प्रोसेस, ये है हमारा कैटाबॉलिज्म, एंड हेंस इसको हम नेचर्स स्कैवेंजर बोलते हैं। ठीक है, इट इज द नेचर्स वे ऑफ स्कैवेंजिंग, इट्स द नेचर्स वे ऑफ डिकम्पोजिशन, हेंस इनको नेचर्स स्कैवेंजर्स कहा जाता है। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स नेचुरली हम आपके जो डेट्रिटस पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो बर्ड्स होती हैं आपकी, उनको कहते हैं, जैसे आपकी वल्चर्स वगैरह। बट यहाँ पे ये नेचर के स्कैवेंजर्स है, ये डायरेक्टली आपके सारा जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आफ्टर दिस, सो सबसे पहले क्या हुआ, सारे आप स्टेप्स याद करते जाइए। सबसे पहले तो यार डेट्रिटस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा फिजिकली, जो होता है फ्रैगमेंटेशन से। फिर एक साइड प्रोसेस चलता है लीचिंग, जहां पे जो भी घुलने वाला आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वो सबके सब सॉइल में, मिट्टी में नीचे चले जाते हैं पानी के साथ साथ। फिर साइड में क्या होगा आपका, अब जो ये डेट्रिटस है उसका कैटाबॉलिज्म होता है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उस पे हमारे ये डिकम्पोजर्स फीड करेंगे, उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में बदलेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या होता है ह्यूमिफिकेशन, इट्स सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ योर अ थिक डार्क अमोर्फस लेयर ऑफ द सॉइल, एक पतली सी डार्क कलर की अमोर्फस लेयर। अमोर्फस क्यों, क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट लेयर होती है, रेजिस्टेंट फ्रॉम एनी बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह की एक लेयर फॉर्म हो जाती है बिल्कुल टॉप सॉइल के ऊपर हमारी ये प्रेजेंट होती है, इसको हम ह्यूमस कहते हैं। It's the most fertile soil which is formed there, right? And this process of formation of the humus, इसी को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ये जो ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ है इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। एक बार देख लो क्या है ये ह्यूमस की, कुछ आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो यस, व्हाट्स अ ह्यूमस, डार्क कलर की अमोर्फस लेयर है पहली चीज। दूसरा, हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, ये वो लेयर होती है बेटा यहाँ पे अब फर्दर डिकम्पोजिशन इजीली नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैम, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंट हो चुकी है, ये माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो कौन जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा, यहाँ पे तो एक्ट करने के लिए भाई ऑर्गेनिक मैटर बचा ही नहीं है ना, तो इसीलिए क्या है, ये रेजिस्टेंट बन गई है। ये क्या हो चुकी है, ये माइक्रोबियल एक्शन के रेजिस्टेंट हो चुकी है, यहाँ पे माइक्रोब्स नहीं होते हैं। और डिकम्पोजिशन रेट इसका क्या है, एक्सट्रीमली स्लो। क्यों है ये समझ में आ गया, क्योंकि देयर इज नो
ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट, मच ऑर्गेनिक लेफ्ट मैटर यहाँ नहीं है। और भी बहुत सारे रीजन है, वो अभी मैं बताऊंगी। देन इसके अलावा कोलॉइडल नेचर, इसका नेचर कैसा हो जाता है, कोलॉइडल हो जाता है, ठीक है। एंड रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये एक ऐसी लेयर है, इट्स द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, है ना, मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल होती है ये। सॉइल की सबसे मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है एंड मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है ये सॉइल की, जहां पे आपका बहुत इजीली जो है प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसी लेयर पे आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये होती है ह्यूमस, ठीक है। उसके बाद आपकी टॉप सॉइल आती है, फिर सब सॉइल, फिर वेदर्ड रॉक्स एंड फ्रैगमेंट्स एंड बेड रॉक आती है। तो ह्यूमस में आपके एक्चुअली में प्लांट्स ग्रो करते हैं बिकॉज इट्स हैविंग हाई फर्टिलिटी इन इट, राइट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस अब क्या बचा है मैम, अब बचा है बेटा आपका मिनरलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जहां पे इन विच द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब थोड़ा बहुत जो भी वहां पे इनऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा मतलब जो भी थोड़ा बहुत वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है, ऑल्दो डिकम्पोजिशन रेट स्लो है, बट जो भी बचा है उसको भी फाइनली किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ताकि वो मिनरल्स में कन्वर्ट हो सके, because those minerals are the actual requirement of your plants for their growth, right? And this process is known as mineralization, ठीक है। ये क्या हो गया आपका mineralization। सारे स्टेप्स क्लियर हो गए आपको, है ना, सारे स्टेप्स क्लियर हो गए सबको, सबको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, यस और नो, यस और नो बोलो जी। चलो आ जाओ एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। क्या हुआ है, सिंपली लीव गिरी, मॉइस्चर तो होता ही है ऑब्वियसली। तो क्या हो सकता है बेटा, एक तो लीचिंग हो गई, जहां पे इसमें से सारा जो भी इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल था वो डायरेक्टली मिट्टी में चला गया, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, फिजिकल फ्रैगमेंटेशन हुआ, जहां पे ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हुआ। आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे डेट्रिटस था धीरे धीरे वो टूट के अब इस तरह का कुछ ये बन चुका है। नाउ फर्दर अब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, जहां पे अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू, है ना, कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू इसको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब साइड बाय साइड यहाँ पे आपकी क्या हुई है, ह्यूमस फॉर्मेशन होती है ना, ह्यूमिफिकेशन होती है, जहां पे अल्टीमेटली ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है टॉप सॉइल में, एंड साथ साथ में मिनरलाइजेशन भी चलता है, जो अलग अलग स्टेप्स पे, यहाँ पे भी हो सकता है मिनरलाइजेशन, और यहाँ पे भी अगर आपके कुछ आपके मिनरल्स रह गए हैं ह्यूमस के अंदर, उसको भी मतलब कोई भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल रह गया उसको भी इनऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड अल्टीमेटली मिनरलाइजेशन ऑल्सो अकर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ये मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बायोलॉजी के अंदर आप जितने भी प्रोसेसेस पढ़ते हो, आपको पढ़ाया इन स्टेप्स जाता है, बट नेचर में वो स्टेप में नहीं हो रहा है, नेचर में सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है अलग अलग जगहों पे, ठीक है, नथिंग इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो यस, दिस इज हाउ योर डिकम्पोजिशन अकर्स, क्लियर, डन। अब देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स है, सबसे पहले ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, ठीक है, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, फिर है टेम्परेचर, फिर है मॉइस्चर, फिर है केमिकल नेचर, एंड फिर है पीएच ऑफ द सॉइल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा फैक्टर डिकम्पोजिशन बढ़ाएगा और कौन सा घटाएगा, मतलब एक सिंपल सी चीज है, क्या डिकम्पोजिशन को बढ़ा सकता है, क्या डिकम्पोजिशन को घटा सकता है। भाई ऑब्वियस सी चीज है कि हमारे पास में जब हम डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं तो डिकम्पोजर्स नॉर्मली कैसे स्टेट में थ्राइव करते हैं, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, मतलब थोड़ा सा हीट हो, है ना, ह्यूमिड हो, वाटर हो, और वहां पे पीएच कैसा हो, थोड़ा सा अल्कलाइन हो, है ना, अगर वो एसिडिक की तरफ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होने लगेगा, डिकम्पोजिशन रुक जाएगी। एंड केमिकल नेचर भी आपका, ये सारी ही चीजें आपके डिकम्पोजिशन के रेट को अफेक्ट करती है। आ जाओ, ये बहुत ही प्यारा सा एक आपके लिए डायग्राम है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिकम्पोजिशन कहाँ पे अफेक्ट होता है, कहाँ से बढ़ता है, कहाँ से घटता है। आ जाओ एक बार इसको देखते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि प्रोमोट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, यानी डिकम्पोजिशन को कौन कौन से फैक्टर्स बढ़ाते हैं।
क्या क्या चीजें डिकम्पोजिशन को बढ़ाएंगी बेटा? एक तो एरोबिक कंडीशन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है? अगर ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे, फंगस की ग्रोथ होगी, है ना, डिकम्पोजर्स बढ़ेंगे, थ्राइव करेंगे, एंड हेंस डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट। सो मैंने क्या बोला कि अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, साथ ही में अगर मॉइस्चर भी होगा, दोनों ही कंडीशन में डिकम्पोजर्स थ्राइव करते हैं, डिकम्पोजर्स ग्रो करते हैं। डिकम्पोजर्स को चाहिए ऐसा एनवायरमेंट। बैक्टीरिया और फंगस ग्रो ही कैसे एनवायरमेंट में करते हैं बेटा? जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर है और जहां पे क्या है, आपका वार्म टेम्परेचर्स है। देन हायर कंटेंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड शुगर्स इन द डेट्रिटस। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही तेजी से वो डिकम्पोज, क्योंकि वो तो उसका खाना है, उतना ही तेजी से खाएगा उतना ही तेजी से डिकम्पोजिशन होगा। देन जितनी ज्यादा आपकी अल्कलाइन पीएच होगा, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ाते हैं। अब एग्जैक्टली अगर इनके ऑपोजिट कर दोगे, है ना, कंडीशंस अगर एग्जैक्टली इनके ऑपोजिट कर दोगे तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा बेटा? डिकम्पोजिशन का रेट घट जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली इनका ऑपोजिट चलोगे तो डिकम्पोजिशन मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर आप एनारोबिक कंडीशन कर दोगे तो फंगस और बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, घट जाएगा। कोल्ड और ड्राई एनवायरनमेंट में अगेन ना ही फंगस ग्रो कर पाएंगे और ना ही आपके बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे। हायर कंटेंट ऑफ द लिग्निन एंड काइटिन इन डेट्रिटस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके डेट्रिटस के अंदर हाई काइटिन और हाई लिग्निन होता है, उसकी वजह से भी आपका डिकम्पोजिशन कम हो जाता है, डिकम्पोजिशन रेट स्लो डाउन हो जाता है। एंड लास्टली अगेन अगर आपका पीएच जो है वो इट मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द एसिडिक साइड, फिर भी क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन स्लो डाउन हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर हो गई, डिकम्पोजिशन का रेट समझ में आ गया, कैसे अफेक्ट हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, समझ आ गया। चलो वेरी नाइस, अब आगे आ जाते हैं। Now coming on to the energy flow, let's talk about how the energy is flowing. This is the third functionality, third we can say characteristic which is responsible for an ecosystem to function, right? So energy flow में हमने क्या पढ़ा था कि भाई energy हमारी sun से flow करती है, सन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बाद प्रोड्यूसर्स में जाता है, फिर कंज्यूमर्स में जाता है थ्रू अ फूड चेन। एंड इन फैक्ट नेचर में फूड चेन है, फूड वेब है, ये बात मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताई थी, है ना। वही सेम चीजें लिखी हैं, इसको कुछ कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, आ जाओ जल्दी फटाफट देख लेते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फोटोसिंथेटिकली, अच्छा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको देखो। देखो सूरज के अंदर भी ना बेटा कुछ पर्टिकुलर ऐसी किरणें होती हैं जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, जिन किरणों के थ्रू फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, एंड दैट इज नोन एज PAR। क्या है ये? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज PAR, पार। दिस इज रेडिएंट एनर्जी अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर्स। ये क्या है? ये एक रेडिएंट एनर्जी है जो प्रोड्यूसर्स के लिए अवेलेबल होती है। पार इज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स इज लेस देन 50%। पार जो है ना 50% से भी कम होती है ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, राइट। अब तुम देखो ये पार ऑलरेडी 50% से कम है, ठीक है, मतलब सूरज की पूरी किरणें तो यूज भी नहीं हो पाती हैं, सिर्फ 50%। और खाना बनाने के लिए जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स हैं, इस 50% में से भी सिर्फ 2 से 10% ही यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। यानी इस पार का भी सिर्फ 2 से 10% प्लांट जो है, ऑटोट्रॉफ्स जो है, वो यूज करते हैं फॉर प्रोडक्टिविटी। एंड एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये तीनों लाइन की जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कुछ भी सवाल बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग बन सकते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू तो मुश्किल ही बनेंगे, बट स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग या फिर मैच द फॉलोइंग, इस तरह के सवाल इन तीनों स्टेटमेंट से बनते हैं, ठीक है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे।
नाउ एनर्जी फ्लो कैसी रहती है बेटा, यूनी डायरेक्शनल होती है। एनर्जी फ्लो कैसी होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर्स एंड देन टू द कंज्यूमर्स। कैसे फ्लो करती है, सन से प्रोड्यूसर्स में और फिर आगे कंज्यूमर्स में। सो एनर्जी फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल है, कभी भी पीछे से आगे नहीं आता, आगे से पीछे ही जा रहा है। कभी भी कंज्यूमर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से प्लांट्स में नहीं एनर्जी फ्लो करेगी, हमेशा सन से प्लांट्स, प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर। समझ गए, चलो राइट। एंड लास्ट पॉइंट सेज दैट इकोसिस्टम फॉलोज द फर्स्ट एंड द सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे बेटा थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉज फुलफिल होते हैं, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एनर्जी सिस्टम, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक एनर्जी सिस्टम है। फर्स्ट लॉ आपका कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी सिस्टम। सेम यहाँ पे होती है, वो एनर्जी घूम फिर के बेटा इसी इकोसिस्टम में रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती है। एक प्लांट से एनिमल में जा रही है, एनिमल से वापस घूम के सॉइल में आ जाएगी, फिर से प्लांट में चली जाएगी। सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज सर्कुलेटिंग, राइट। एंड सेकेंड लॉ भी यहाँ पे फॉलो होता है कि भाई किसी भी सिस्टम के अंदर जो आपके एंट्रोपी है, क्लोज सिस्टम के अंदर, एक साइक्लिक इवेंट के अंदर आपकी जो एंट्रोपी रहती है वो क्या होगी, या तो वो सेम रहती है या बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं, डिक्रीज नहीं होती है, जो आपने शायद केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ये लॉस। ठीक है, तो ये सेम आपके बायो में भी फॉलो होते हैं। अब आ जाओ एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। तो सन यहाँ पे क्या कहती है बेटा, सन आपको लाइट दे रही है, भर भर के पार दे रही है, वो भी इनफ होता है प्लांट्स के लिए, 50% है वो भी इनफ है। सोचो प्लांट को तो उस पार का भी सिर्फ 2 से 10% चाहिए। ठीक है, इनफ मिल गया। इसने क्या बना किया, खाना बनाया, खाना बना के अब वो गया है आपके हर्बीवोर्स के पास सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे, फिर उसके बाद फर्दर आगे कार्निवोर है, फिर टॉप कार्निवोर्स है। सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज फ्लोइंग, दिस इज हाउ द एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जाती है तो केवल 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, बाकी का जो 90% है दैट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मान लो यहाँ पे 1000 जूल्स अगर इसके पास एनर्जी है, तो इसके पास इसका केवल 10% गया है। ठीक है, इसका 10% कितना हो गया, 1000 इंटू 10/100। ठीक है, ओके, तो कितना हो गया, आगे अब कितना जाएगा, केवल 100 जूल। अब नेक्स्ट जाएगा तो अगेन इस 100 जूल का भी 10%, 100 जूल का 10% कितना हो गया यार, दैट इज ओनली 10 जूल्स। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास में 10 जूल्स। तो आप देख रहे हो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी थी, अब आगे आते आते हर ट्रॉफिक लेवल पे वो 10% ही जा रही है। इट इज रिड्यूसिंग एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, और बाकी का जो 90% होता है दैट कीप्स डिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। बात समझ में आ गई, यस और नो, ये क्लियर हुआ सबको। सो दिस इज हाउ द एनर्जी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ योर हम कह सकते हैं क्या, आपका फूड चेन्स या फूड वेब्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक ऐसा पिरामिड भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, राइट। तो जैसे मान लो दिस इज द दीज आर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये आपके प्रोड्यूसर हो गए, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो हर लेवल पे क्या सिर्फ 10% ही एनर्जी जा रहा है। ठीक है, सो इफ आई से हियर इट इज 10,000 जूल्स, अगर यहाँ पे 10,000 जूल्स है तो बेटा यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगा 10%। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा 1000 जूल्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो 100 जूल्स, फिर आगे बढ़ोगे तो 10 जूल्स। सो दिस इज द एनर्जी जो हमारी हर ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10% जा रही है। इसका 10% यहाँ गया, इसका 10% यहाँ गया, और इसका 10% और आगे गया। तो इस तरह से हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लियर, डन। ठीक है, दिस इज नोन एज द 10% लॉ। ठीक है, चलो नाउ
ट्रॉफिक लेवल्स पे आ जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉफिक लेवल्स. So, trophic level pertains to a position in a food chain or ecological pyramid occupied by a group of organisms with similar feeding models. So, क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास में जो ट्रॉफिक लेवल है, दे पर्टेन टू अ पोजीशन, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन रहती है. मैंने ट्रॉफिक लेवल किस चीज को बोला है? एक फूड चेन के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. जैसे कि इस फूड चेन में पर्टिकुलरली प्लांट्स ने अपनी एक पोजीशन ऑक्यूपाई की है, दे आर एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर, सो हेंस इट इज वन ट्रॉफिक लेवल. सिमिलरली यहाँ पे कुछ हर्बीवोर्स है, ये अनदर ट्रॉफिक लेवल, सो इसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है. सो ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक बार दोबारा देख लो यार. ट्रॉफिक लेवल परटेन्स टू अ पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन है इन अ फूड चेन, और हम कह सकते हैं ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, और इसी को चेन के फॉर्म में लिख दोगे तो वो फूड चेन बन जाएगा. दोनों सेम ही है, दे आर सिंपली टेलिंग अस द एनर्जी फ्लो ओनली, ऑक्यूपाइड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और आप देखोगे कि इनकी सबकी सिमिलर फीडिंग हैबिट्स होती है. हर्बीवोर प्लांट को खाते हैं, प्राइमरी प्रेडेटर्स आपके हर्बीवोर्स को खाते हैं, एंड सेकेंडरी प्रेडेटर्स आपके प्राइमरी प्रेडेटर्स को खाते हैं. ठीक है, तो दे आर हैविंग द सिमिलर फीडिंग हैबिट्स. क्लियर? नाउ एक टर्म यहाँ पे आती है स्टैंडिंग क्रॉप. आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है. क्या होती है स्टैंडिंग क्रॉप? एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के अंदर आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उसका टोटल बायोमास है ना, टोटल बायोमास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल को कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप. कितना सिंपल था भाई, हमने इतने सारे ट्रॉफिक लेवल पढ़े हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका टोटल बायोमास जो रहता है एक ट्रॉफिक लेवल पे, वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप. क्लियर हो गया? और इसको हम कैसे मेजर करते हैं? ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द बायोमास, या फिर अगर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो हम नंबर्स में भी मेजर कर सकते हैं. तो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ आइदर द बायोमास और द नंबर. क्लियर? चलो अब आगे आ जाओ. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स हियर. सो प्रोड्यूसर बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल हमारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो मेजर प्रोड्यूसर्स हमारे हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स ही हैं. इस तरह के प्लांट्स ही हमारे वहाँ पे प्रोड्यूसर्स रहते हैं. और एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे तो इस तरह के प्लांट्स नहीं होते. वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी होती है, राइट. ये वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं. सो दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स देयर, राइट. कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स कौन है भाई? देखो हमारे पास में प्राइमरी कंज्यूमर्स नॉर्मली हर्बीवोर्स ही है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं. कमिंग ऑन टू द सेकेंडरी एंड द टर्शरी कंज्यूमर्स, ये हमारे कार्निवोर्स होते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कार्निवोर्स. छोटे कार्निवोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं, और जो थोड़े बड़े कार्निवोर्स होते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर्स में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं. सो कंज्यूमर्स आर बेसिकली व्हाट? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जो आपके प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, ये मैं तुमको बहुत बार बता चुकी हूँ, इट्स वेरी जनरल. नाउ कमिंग ऑन टू फूड चेन. तो फूड चेन क्या है बेटा? जो एक कंप्लीट चेन फॉर्म हो जाती है इस तरह की, जो पूरा पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो आपको बता रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, इसी को कहते हैं फूड चेन. Decomposers like bacteria are necessary for all food chains. और हर फूड चेन में हमें decomposers की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी decomposers की, राइट. ठीक है, एंड हेंस इसीलिए हमारे पास फूड चेन भी दो तरह की होती है. एक ग्रेजिंग से शुरू होती है, जिसमें डायरेक्टली प्लांट को उठा के हर्बीवोर खा लेता है, वो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन रहती है. ठीक है, ऑल्सो नोन एज द प्रेडेटरी फूड चेन, जहाँ पे प्रेडेटर्स जो हैं, जैसे लीफ है, लीफ को कैटरपिलर ने खाया, फिर कैमेलियन ने खाया, स्नेक ने खाया, मंगूज ने खाया. तो ये अल्टीमेटली ये जो फूड चेन हुई है, ये एक हर्बीवोर से स्टार्ट हुई है, राइट. And this type of food chain is known as grazing food chains. And यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे it begins with the producers at the first trophic level. तो पहला trophic level हमेशा यहाँ producer का रहता है. Second, third and fourth are occupied by your
कंज्यूमर्स, जिसमें आपके सबसे पहले सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा आपको एक हर्बीवोर मिलेगा और आगे के ट्रॉफिक लेवल्स में आपको कार्निवोर्स मिलेंगे, राइट। एंड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पे वेरी करते हैं, जनरली थोड़े ज्यादा ही होते हैं, 3 से 5 यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स आपके रहते हैं इस तरह की फूड चेन में। सो ये डिफरेंसेस भी तुमको पता होने चाहिए बिटवीन द ग्रेजिंग एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन, दैट इज योर डेट्रिटस फूड चेन। अब डेट्रिटस फूड चेन क्या है यार, नाम से ही पता चल रहा है ये डेट्रिटस से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली किस पे फूड करता है, किस पे फीड करता है, डेड एंड डिकेड मैटर, यानी ये डेट्रिटस पे फीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वो डेट्रिटस पे रहेगा, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे कौन होते हैं, दीज आर योर डीकंपोजर्स which are actually feeding on your detritus, right? उसके बाद comes your further carnivores or we can say the consumers, right? So begins with the dead organic matter, ये शुरू ही detritus से होती है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा यहाँ डिकम्पोजर्स आते हैं, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, एंड दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम द डिग्रेडिंग, और इनकी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो डेड मैटर से डिग्रेड करने के बाद ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके ही ये एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वहां पे डायरेक्टली प्लांट्स के थ्रू एनर्जी को ले लिया जाता है, यहाँ पे प्रोसेस इज क्वाइट डिफरेंट, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफ्स व्हिच रिप्रेजेंट द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ द डेट्रिटस और द फूड चेन। इनको हम सैप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो आपके सबसे पहले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ऑफ योर डेट्रिटस फूड चेन, दीज आर आल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स। यानी यहाँ ये वुड लाउस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सैप्रोट्रॉफ। सो बेसिकली बेटा डिकम्पोजर्स के ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ गया आपका फूड वेब। सो एज आई टोल्ड यू, फूड चेन नेवर एग्जिस्ट ऑफ इट्स ओन। हमेशा नेचर में इकोसिस्टम के अंदर एक सिंगल फूड चेन कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। फंक्शनली देखा जाए तो हमेशा ये फूड चेन से एक दूसरे से कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में इंटरकनेक्टिंग होती ही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल फूड चेन्स एक दूसरे से अलग अलग पाथवेज पे जाके इंटरकनेक्ट कर रही हैं। Hence, it is forming a food web. It's the natural interconnections between the different food chains, mainly by omnivores and the carnivores. So, mainly it's the interconnection between the omnivores and the carnivores, which are dependent on your plants and your the flesh of animals, right? Clear? Now, coming on to the next topic, that is your ecological pyramids. Very, very important point. Very important topic, ecological pyramids. So let's come and see this one. So how do we define the ecological pyramids? Firstly, हमने क्या किया, इस पिरामिड में सिंपली हमने हर एक ट्रॉफिक लेवल को एक पिरामिड की फॉर्म में रख दिया है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, जो हमने सबसे पहला यहाँ पे टीयर रखा है, दैट इज द प्रोड्यूसर, एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से जब हम अपनी फूड चेन को एक पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ गए, कुछ है इसमें, इट्स सच इजी, है ना। Now, why we are studying it? Because it helps us to understand a lot about different types of ecosystems, ठीक है, about the number of the organisms there, about the biomass of that ecosystem, and also the energy transfer in that ecosystem, ठीक है। ये तीन तरीके के हमारे पास पिरामिड्स रहते हैं जो कि इकोसिस्टम को समझने में हेल्प कर रहे हैं। पहला क्या मैम ने बोला, नंबर, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका बायोमास, एंड तीसरा है एनर्जी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द नंबर। नंबर का अगर पिरामिड की बात करते हैं तो मोस्टली आप देखते हो कि हमारे जो कोई भी मतलब अगर किसी भी तरह की जो फूड चेन रहती है वहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर ज्यादा ही होता है ना। फिर प्राइमरी कंज्यूमर का कम, सेकेंडरी कंज्यूमर का और कम, टर्शरी कंज्यूमर। सो मोस्टली आपको इस तरह का ही फूड चेन दिखता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पिरामिड्स हैं, दीज आर ऑलवेज अपराइट, नॉट ऑलवेज बट वी कैन से मोस्टली हमको एक अपराइट पिरामिड ही मिलता है। ये आप देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, हेरिंग एंड सी लाइन। ऑब्वियसली ये आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का दिखाया गया है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि अपराइट ही पिरामिड आ रहा है। एंड सिमिलरली टेरेस्ट्रियल एरिया में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मेरा इकोसिस्टम जो है पिरामिड है वो अपराइट ही आ रहा है। सो मोस्टली अपराइट ही रहता है।
इन्वर्टेड इन द पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन में आपको ये इन्वर्टेड दिखेगा, दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। नंबर्स का फूड चेन आपका पैरासिटिक में क्या रहता है, दिस इज इन्वर्टेड। व्हाई इज इट सो, क्योंकि बेटा अगर आप देखें तो हमारा जो पैरासाइट का नंबर होता है वो कंपैरेटिवली क्या रहता है, ज्यादा होता है, और होस्ट का नंबर क्या रहता है, होस्ट का नंबर होता है कम, ठीक है। क्या होता है बेटा, होस्ट का नंबर कम होता है और पैरासाइट का नंबर होता है ज्यादा। इसकी वजह से ये कैसा आता है, एक इन्वर्टेड पिरामिड आता है, दिस इज अ इन्वर्टेड पिरामिड, है ना, सिंपल सी चीज है। अब आप देखो यार, एक मैं अगर मान लो आप एक सिंगल होस्ट हो, आपका सर किसी के लिए क्या है, किसी के लिए होस्ट है, ठीक है, किसके लिए, जुओं के लिए। अब जुए एक तो होगी नहीं, आपके सर में कितनी सारी जुएं आ जाती है सिर के अंदर, तो होस्ट एक अकेला, पैरासाइट इतने सारे, है ना। तो नंबर की जब हम बात करते हैं मोस्टली सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि होस्ट का कम होगा, पैरासाइट का नंबर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कैसा आता है, इन्वर्टेड पिरामिड आता है। बाकी नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके अपराइट पिरामिड्स ही रहते हैं। एंड ऑल्सो एक और एक्सेप्शन है, DFC, आपके डेट्रिटस फूड चेन में भी सेम ही चीज होती है बेटा, डेट्रिटस आपका रहता है कम, ठीक है, डेट्रिटस बहुत ज्यादा नहीं होता, डेट्रिटस कम होता है, लेकिन डिकम्पोजर्स होते हैं ज्यादा, ठीक है, सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं ज्यादा, एंड हेंस ये भी कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। देन ट्री इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वहां पे कुछ स्पिंडल शेप का आपको पिरामिड दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कम ज्यादा आपके ट्री इकोसिस्टम में हमेशा आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपके प्रोड्यूसर थोड़े कम है, कंज्यूमर बढ़ गए, ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर फिर कम हो गए, तो इसकी वजह से कैसा एक स्पिंडल शेप का पिरामिड वहां फॉर्म हो जाता है, इस तरीके का, है ना, इस तरीके के आपके पिरामिड्स फॉर्म हो जाते हैं, राइट, क्योंकि हर्बीवोर्स अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं ट्री इकोसिस्टम में। अब प्लांट को खाने वाले तो कितने सारे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, वो सब क्या है, दे आर ऑल कमिंग इन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, लेकिन ट्री कम है ना, और उसको खाने वाले ज्यादा, फिर उसको खाने वाले और कम, सो इस तरह का इकोसिस्टम स्पिंडल शेप बन जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, यस और नो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास पे। तो अगर बायोमास की बात करें बेटा जी, अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में यस, सी हियर, एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेरे पास में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का अगर मैं क्या निकालती हूँ, उसका बायोमास निकालते हैं, ड्राई वेट निकालते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में सिंपली क्या हो जाएगा, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स तो बेटा बहुत कम हो जाते हैं, है ना, और आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या हो जाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स वहां पे बढ़ जाते हैं। देखो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा है, इसको मैं चेंज करूंगी अभी, ठीक है, इस पे ध्यान मत दो, कौन सा टेरेस्ट्रियल है कौन सा क्या है, ये गड़बड़ है, इसको थोड़ा ठीक करेंगे हम। आप पहले मेरे इधर मैं जो डायग्राम बनाने वाली हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। देखो हम पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, राइट, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोमास है, हमने बोला नंबर्स की जब हम बात कर रहे थे, हम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करते हैं नंबर वाले में और बायोमास वाले में, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ डिफरेंस, राइट। नंबर में मैं बोल रही हूँ ये मेरे क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट, फिर उसके बाद उसको खाने वाले जूप्लैंक्टन्स, फिर आ गई मेरी स्मॉल फिशेस, फिर आ गई मेरी लार्ज एनिमल्स, लार्ज एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, क्लियर। तो नंबर का पिरामिड कैसा बन रहा है, अपराइट। वही अगर मैं बायोमास की बात करूं तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास तो कितना ही रह जाएगा, ये तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नंबर तो बहुत ज्यादा लेकिन बायोमास तो बहुत कम, तो इनका बायोमास हो जाता है कम, ठीक है। जूप्लैंक्टन्स का थोड़ा सा ज्यादा बट स्टिल लेस। अब इनके कंपैरिजन में अगर फिशेस का बायोमास देखेंगे तो बेटा मछलियों का, स्मॉल फिशेस का तो ज्यादा ही रहेगा, है ना, प्लैंक्टन से तो ज्यादा ही होगा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन, और लार्ज एक्वाटिक एनिमल्स का तो और ज्यादा, यस और नो, है ना। तो ये कैसा आया, ये एक इन्वर्टेड पिरामिड आया है, राइट।
तो यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ी है, इसको हम एक्वाटिक लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे टेरेस्ट्रियल। वो शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, वो इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है बेटा। तो एक्वाटिक में कैसा होता है, इनवर्टेड पिरामिड होता है इन द केस ऑफ बायोमास। और वहीं टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें तो देखो प्लांट्स का बायोमास बहुत ज्यादा, प्लांट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, बहुत ज्यादा। देन ये कम और ये और कम। क्लियर, डन, है ना, हो गया। चलो अब आगे आ जाओ, लास्ट है, दैट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो टॉकिंग अबाउट द पिरामिड ऑफ द एनर्जी, चाहे आपका कोई भी इकोसिस्टम हो, इट विल ऑलवेज बी अपराइट, ये हमेशा अपराइट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये कभी भी आपका जो है इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ऑलवेज ऑलवेज अपराइट। रीजन क्या है, क्योंकि आप देखो बेटा, हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इफ दिस इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, दिस इज द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, this is the third trophic level, this is the fourth trophic level. Now the energy is always decreasing at every trophic level. बेटा एनर्जी तो हर जगह डिक्रीज ही कर रही थी ना, मैम ने बताया था आपको, यहाँ से इसका 10% जाएगा, यहाँ से फिर इसका 10%, यहाँ से इसका 10%। तो जब हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी घटती ही है, तो ये तो हमेशा ही अपराइट ही रहेगा, है ना। ऑलवेज 100% अगर यहाँ एनर्जी है, यहाँ 10%, यहाँ 1%, यहाँ 1/10%, यहाँ 1/100%, दिस इज हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, है ना। एनर्जी तो हर बार सिर्फ 10% जा रही है, यानी इट इज रिड्यूसिंग एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। सो हेंस दिस पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। ये कैसा होगा, हमेशा अपराइट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर। देखो बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक अच्छी चीज है, बट यस इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। क्या एक्सेप्शंस है इसके, so there are certain limitations which are always there with the ecological pyramids। क्या limitations है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ना हमने फूड चेन्स के बारे में चर्चा की है, हमने कहीं फूड वेब को तो लिया ही नहीं, लेकिन मैम ने क्या बोलता कि नेचर में एक्चुअली फूड चेन नहीं एग्जिस्ट करती बेटा, फूड वेब्स एग्जिस्ट करते हैं। तो खाली फूड चेन के भरोसे तुम किसी इकोसिस्टम का पता लगा रहे हो तो बहुत गलत चीज हुई ना, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ये सिर्फ एक सिंपल फूड चेन को अज्यूम करते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे कहीं पर भी बेचारे डिकम्पोजर को तो जगह ही नहीं दी, हाँ, डिकम्पोजर तो हमने कहीं डाला ही नहीं, हमने तो सीधा प्रोड्यूसर से शुरू कर दिया, सीधा प्लांट से ही शुरू करी है हर एक इकोलॉजिकल पिरामिड। सो सैप्रोफाइट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिड नॉट गॉट एनी प्लेस इन दीज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। ऑल्सो फूड वेब को तो ये अकोमोडेट कर ही नहीं रहा है, राइट। एंड स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्पीशीज 2 ट्रॉफिक लेवल पे बैठी हो, कोई 2 फूड चेन्स की बात चल रही है और वो एक ट्रॉफिक लेवल पे वो किसी दूसरी फूड चेन का पार्टिसिपेंट हो, और एक दूसरी फूड चेन पे वो तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे बैठा हो सकता है ना, एक पे वो चौथे पे ट्रॉफिक लेवल पे बैठा है, एक पे वो तीसरे पे बैठा है, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ बोथ द फूड चेन्स। देन व्हाट टू डू, so hence there are these limitations of the ecological pyramids which does not make them very efficient to understand or to study about any ecosystem, right। चलिए, so yes that was all and Newton cycling topic is deleted from your books now। पहले तो आपको पढ़ाया जाता था, अब डिलीट हो चुका है, तो वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, yes of course। बाकी I hope you have understood everything in this chapter। Chapter is really easy, really amazing। You just have to go through some of the terminologies यार, बस उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो जो मैंने तुमको भरपूर समझाया है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है। सारी चीजों को मैंने तुम्हें कुछ भी मगअप करने के लिए नहीं बोला, हर चीज को बहुत अच्छे से तसल्ली से एक एक चीज को फनी वे में एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुमको समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप मेरी ये जो भी मेहनत है तुम लोगों के लिए वो तुम्हारे काम आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है, नीट वर्ड्स का गोल है कि तुमको हम सीधा लेके जाएं सिलेक्शन की ओर। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।